Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Anyone who are interested to learn ETABS from basic to advanced level with company life projects up to G+30, G+40 and more, you can directly DM me here, okay? तो मैंने जो स्टार्ट किया था सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू का एक वीडियो स्टार्ट किया था पार्ट सेशंस, जिसमें मैंने अप टू 5 वीडियो मैंने पार्ट 5 तक मैंने बनाया है, जिसमें मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कस किया है. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन विजिट. बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने उसमें क्रिएट किया है और उसको मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से उसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से उसका आंसर देना होता है. ओके, सो आज हम लोग उसी को देखेंगे. नेक्स्ट है टेस्टिंग एंड स्टैंडर्ड्स. ओके, सो ये लास्ट है सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू का, ये लास्ट वीडियो है मेरा सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू से रिलेटेड. ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सेक्शन 6 में हम लोग डिस्कस करते हैं. सो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि टेस्टिंग एंड स्टैंडर्ड से रिलेटेड. ओके, तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ क्यूब टेस्ट. क्यूब टेस्ट क्या होता है? तो जनरली आपको आंसर ये देना है कि जो क्यूब टेस्ट होती है, एक क्यूब टेस्ट इज़ यूज टू मेज़र द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट आफ्टर 7 and 28 डेज ऑफ क्यूरिंग. जब भी कंस्ट्रक्शंस होता है तो कंस्ट्रक्शन होने के बाद, कंक्रीट होने के बाद उसमें क्यूरिंग की जाती है. क्यूरिंग का मतलब क्या होता है? तो आप कह सकते हो कि जो क्यूरिंग होती है, जो पानी हम लोग वाटर यूज़ करते हैं, पानी देखते हो ना, पानी ऊपर की तरफ दिया जाता है कंक्रीट के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड क्यूरिंग होता है. तो क्यूब, उसके बाद क्या होता है कि क्यूब टेस्ट जो होती है ना, तो जो भी कंक्रीट बनने जा रहा है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने जा रहा है, उससे पहले उस कंक्रीट को बनाने के बाद एक तरह का क्यूब होती है. क्यूब की साइज़ जनरली आपको 150 mm इंटू 150 mm ली जाती है और उसमें उस क्यूब में जनरली कंक्रीट को रख दिया जाता है और उसको वाटर के अंदर क्यूर कर दिया जाता है. और आफ्टर 7 डेज़ और 28 डेज़ के बाद उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक की जाती है. क्रश इन ए कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन. उसके बाद उसको कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन जो होती है उसमें क्रश किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक की जाती है. तो क्यूब टेस्ट वही होता है. ओके, सो क्यूब टेस्ट इज़ जनरली यूज टू मेज़र द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट आफ्टर 7 डेज़ एंड 28 डेज़ ऑफ क्यूरिंग. तो 7 दिन और 28 दिन के बाद आप लोग ये कर सकते हैं. जनरली नॉर्मल हम लोग 3 ऑलवेज टेक एटलीस्ट 3 क्यूब्स पर बैच एंड रिपोर्ट द एवरेज स्ट्रेंथ. जनरली 3 क्यूब ली जाती है और उसकी एवरेज स्ट्रेंथ करके उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है. ओके, उसके बाद ही अगर वो सही रहा तो उसके अकॉर्डिंग फिर वही कंक्रीट यूज़ की जाती है कंस्ट्रक्शंस में. ओके, सो क्यूब टेस्ट यही होता है. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यूब टेस्ट क्या होता है, तो क्यूब टेस्ट जनरली आप बोल सकते हो कि इसको जनरली जो यूज़ की जाती है कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आफ्टर 28 डेज़ और 7 डेज़ के बाद. ओके, नेक्स्ट आपसे टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है, व्हाट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इन कंक्रीट. एनडीटी टेस्टिंग क्या होती है कंक्रीट में? तो जनरली जो एनडीटी मेथड होती है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो मेथड होती है, एसेस द इंटीग्रिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विदाउट डैमेजिंग इट. कंक्रीट को बिना डैमेज किए उसकी इंटीग्रिटी एंड स्ट्रेंथ जनरली क्या करता है? एसेस करता है. उसे ही हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहते हैं. इसकी मेथड क्या होती है? रिबाउंड हैमर टेस्ट होता है, सरफेस हार्डनेस देखती है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी यूपीवी टेस्ट होती है जो इंटरनल क्रैक्स और वाइड्स को चेक करता है, और कोर कटिंग एंड एक्सट्रैक्शन होता है फॉर लैब टेस्टिंग. ओके, सेमी डिस्ट्रक्टिव. तो इस तरह से जनरली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एनडीटी टेस्ट होता है, जिससे कंक्रीट को बिना डैमेज किए उसकी स्ट्रेंथ और इंटीग्रिटी चेक की जाती है. कभी कभी देखते हो ना कि जब आप रेट्रो फिटिंग पे जाते हो, मतलब बहुत कुछ स्ट्रक्चर रहती ऐसी होती है जो कुछ काफ़ी पुरानी हो गई, अब उस स्ट्रक्चर्स को चेक करना है कि उसकी स्ट्रेंथ है कि नहीं है, तो उसके लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यूज़ की जाती है. उसमें क्या होता है, कंक्रीट को बिना डैमेज किए उसकी स्ट्रेंथ और इंटीग्रिटी एसेस की जाती है. तो एनडीटी मेथड वही होता है जिसमें रिबाउंड हैमर टेस्ट यूज़ की जाती है, यूपीवी टेस्ट यूज़ की जाती है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट. इससे क्या होता है कि जो कंक्रीट के अंदर क्रैक है कि नहीं है, वाइड्स है कि नहीं, वो बता देगा. ठीक है ना. और रिबाउंड हैमर टेस्ट से क्या होता है कि सरफेस की हार्डनेस से सब चेक की जाती है. तो ये भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है जो जनरली यूज़ की जाती है. एनडीटी इज़ ऑफन यूज ड्यूरिंग रिनोवेशन और असेसमेंट ऑफ ओल्ड बिल्डिंग. मैंने आपको बताया अभी, मतलब जो काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग होते हैं उसके लिए जनरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जैसे आपको रेट्रो फिटिंग करना है, ठीक है ना. आप अगर रेट्रो फिटिंग पे जाओगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस स्ट्रक्चर्स की
स्ट्रेंथ चेक करनी पड़ेगी तो उस बिना डैमेज किए, तो उसके लिए जनरली हम लोग NDT टेस्ट यूज़ करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मशीन, जिसमें हम लोग रिबाउंड हैमर टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो और UPV भी यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ ए सीव एनालिसिस टेस्ट। आपने देखा होगा सीव एनालिसिस टेस्ट, आप जब कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको पता ही होगा, आपने किया भी होगा लैब में, कॉन्क्रीट लैब जो होती है उसमें सीव एनालिसिस टेस्ट। तो सीव एनालिसिस डिटरमाइंस द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। सीव एनालिसिस क्या होती है, वो डिटरमाइन करती है पार्टिकल साइज़ के डिस्ट्रीब्यूशंस को, मतलब फाइन एग्रीगेट को और कोर्स एग्रीगेट को। फाइन एग्रीगेट मतलब क्या हुआ, दैट इज़ सैंड, और कोर्स एग्रीगेट मतलब क्या होता है, जो आपने देखा होगा गिट्टी जो होती है ना, वो कोर्स एग्रीगेट होता है। ओके, जो इस तरह की शेप की होती है ऐसे करके। तो इसकी प्रोसीजर जो होती है आपकी सीव एनालिसिस की, वो पास एग्रीगेट थ्रो ए सेट ऑफ सीव, जनरली इस तरह की सीव होती है और सीव में नंबर रहता है, और एग्रीगेट को जनरली पास किया जाता है, इससे इस पर रखा जाता है, उसके बाद उसे पास किया जाता है। तो पहला प्रोसीजर ये होता है, फिर मेज़र रिटेंड वेट ऑन ईच, उसके बाद ये पास करने के बाद कुछ कुछ एग्रीगेट जो नीचे आ जाता है, कुछ कुछ इसमें बच जाता है, तो जो भी इसमें रेस्ट हो जाता है उसकी वेट मेज़र की जाती है। तो वही होती है सीव एनालिसिस टेस्ट। ये जनरली हेल्प क्या करता है कि हेल्प इंश्योर प्रॉपर ग्रेडेशन फॉर गुड कॉन्क्रीट वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। कॉन्क्रीट की गुड वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ को मतलब प्रॉपर ग्रेडेशंस करने के लिए जनरली इसको इंश्योर किया जाता है, मतलब ये हेल्प करता है। तो सीव एनालिसिस टेस्ट यही होती है, इससे जनरली डिटरमाइन की जाती है कि पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन चेक की जाती है फाइन एग्रीगेट की, मतलब सैंड की, और कोर्स की एग्रीगेट की। ओके, तो इस तरह से जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो जो आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड कोड्स यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है इंटरव्यू में। ओके, मैंने ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा ये क्वेश्चंस कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड कोड्स यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि बेसिक चीज़ है, अगर आपको कोड नहीं पता है तो फिर मतलब कि यू आर नॉट फिट। ओके, नॉर्मली, क्योंकि एटलीस्ट आपको कोड तो पता ही होना चाहिए, है ना। तो जनरली अगर आप इंडिया में, तो इंडिया के लिए जनरली जो कोड यूज़ की जाती है, जैसे IS 456-2000 यूज़ की जाती है, इंडियन स्टैंडर्ड 456 प्लेन एंड सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए, RCC के लिए। IS 875 पार्ट 1 यूज़ की जाती है, पार्ट 2 यूज़ की जाती है, पार्ट 3, पार्ट 4। तो जनरली जो पार्ट 1 होती है IS 875 पार्ट 1, वो डेड लोड के लिए यूज़ की जाती है। IS 875 पार्ट 2 जो यूज़ की जाती है वो लाइव लोड के लिए। उसी तरह से पार्ट 3 जो यूज़ की जाती है वो विंड के लिए यूज़ की जाती है। उसी तरह से आप कह सकते हो पार्ट 4, तो पार्ट 4 आपको स्नो लोड के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है ना। और पार्ट 5 जो यूज़ की जाती है दैट इज़ कॉल्ड लोड कॉम्बिनेशंस के लिए। उसी तरह से IS 3370 यूज़ की जाती है। उसके बाद बहुत सारे कोड होता है, जैसे IS 13920 यूज़ की जाती है, IS 1893 यूज़ की जाती है सेस्मिक लोड के लिए। डिफरेंट है। ओके, एप्लीकेशंस क्या होता है, कंक्रीट के अगर आप डिज़ाइन करोगे उसके लिए यूज़ होता है, लोड के लिए यूज़ होता है, वाटर टैंक के लिए यूज़ होता है एंड ऑल। अगर आप USA में हैं तो USA में जनरली जो कोड यूज़ की जाती है वो ACI अमेरिकन कोड यूज़ की जाती है, ACI 318 या ASTM यूज़ की जाती है, वो भी कंक्रीट और मटेरियल के लिए यूज़ है, ठीक है। उसके साथ अगर आप यूरोपियन कोड फॉलो कर रहे हो तो उसके लिए जो कोड यूज़ की जाती है वो BS यूज़ की जाती है, और यूरो कोड 2 यूज़ की जाती है, वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए है। उसी तरह से कोई इंटरनेशनल है तो ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस ISO है कोड, उसकी क्वालिटी और मटेरियल के लिए। ओके, तो ऑलवेज़ चेक द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स। जब भी आप कोड यूज़ करो तो उसमें देखो कि कुछ अमेंडमेंट नहीं होता, जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है किसी भी कोड का उसे ही आपको फॉलो करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट आते हैं। नॉर्मल जो पहले दिया जाता है उसके बाद वो डे बाय डे उसमें रिसर्च होता है, उसके बाद उसका अमेंडमेंट दिया जाता है, तो जो लेटेस्ट होता है उसे ही फॉलो करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द वाटर सीमेंट रेशियो एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। तो जनरली आप कह सकते हो कि द वाटर सीमेंट रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट इन ए कॉन्क्रीट मिक्स। जनरली कॉन्क्रीट मिक्स क्या है, जैसे आप दिया हुआ है M20, तो M20 का ग्रेड क्या होता है, तो M20 का होता है 1:1.5:3। ओके, तो जब ये कॉन्क्रीट मिक्स हो रही है तो इसमें वाटर, वेट ऑफ वाटर कितनी है और वेट ऑफ सीमेंट कितनी है कॉन्क्रीट में, तो उसे ही कहा जाता है वाटर सीमेंट रेशियो।
टिपिकल जो रेंज होती है वो 0.4 से 0.6 लिया जाता है डिपेंडिंग ऑन रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। वर्केबिलिटी क्या होती है, जो मैंने आपको बताया भी है, वर्केबिलिटी जनरली रेफर्स हाउ द कॉन्क्रीट सेफली मिक्स्ड, सेफली प्लेस, सेफली कॉम्पैक्टेड एंड ऑल। ओके, तो जनरली जो वाटर सीमेंट रेशियो की जो टिपिकल जो रेंज ली जाती है नॉर्मली वो आप कह सकते हो 0.4 से 0.6 के बीच ली जाती है। तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द टिपिकल रेंज ऑफ द वाटर सीमेंट रेशियो, तो यू कैन से दैट इट टिपिकल रेंज इज़ 0.4 to 0.7, बट इट जनरली डिपेंड ऑन रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। सिर्फ अगर आप ये कहोगे कि 0.4 to 0.6 तो थोड़ा सा मतलब जो वो जानना चाह रहा है वो नहीं, अगर उसके साथ साथ अगर आप ये ऐड ऑन कर दोगे तो उसमें उसके भी लगेगा कि मतलब आपको ये भी नॉलेज है, उसके साथ साथ आप ये बता रहे हो कि ये 100% नहीं सही है, वो डिपेंड कर रहा है उसके रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ पर। तो ये टिपिकल रेंज होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है, लोअर वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, हायर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। हायर वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, ईजियर वर्केबिलिटी बट लोअर स्ट्रेंथ। ये जनरली और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्या कि वर्केबिलिटी लोअर हुई तो उसमें क्या होगा कि स्ट्रेंथ तो हायर होगी एंड ड्यूरेबिलिटी होगी, लेकिन हायर वर्केबिलिटी अगर दोगी, वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वर्केबिलिटी तो ईजियर हो जाएगी लेकिन स्ट्रेंथ इसकी लूज़ हो जाएगी, लोअर होगी। तो जनरली कंक्रीट में स्ट्रेंथ भी बहुत मेन चीज़ होती है, तो इसलिए नॉर्मल जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है उसे ही फॉलो करना चाहिए। ओके, फार्मूला क्या होता है, तो वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट, जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाया है जो सॉफ्ट स्किल इंटरव्यू स्ट्रेटजीज़ है, तो जिसे भी हम लोग देखते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ शुड यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन ए सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू, आप अपने आप को कैसे सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू में कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, तो सबसे पहले याद रखना कि फोकस ऑन योर नेम, अपने नेम पर फोकस करो, क्वालिफिकेशन पे फोकस करो, स्पेशलाइजेशन पे फोकस करो, एंड एनी प्रैक्टिकल एक्सपोजर, इंटर्नशिप हुआ, ट्रेनिंग हुआ या प्रोजेक्ट पर आप फोकस करके बता सकते हो। ओके, सपोज दैट मतलब बहुत सारा चीज़ होता है, उससे आप ये कर सकते हो ना। उसके साथ अगर आपसे पूछता है कि वाई इफ़ यू डोंट नो द आंसर टू ए टेक्निकल क्वेश्चंस, मतलब आप आंसर क्यों नहीं दे सकते हो टेक्निकल क्वेश्चंस का, तो स्टे काम, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई किसी टेक्निकल क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहे हो तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं। स्टे काम से यू आर अनफैमिलियर बट वुड लाइक टू लर्न, आप सीधा कह सकते हो कि मैं इस चीज़ में अभी अनफैमिलियर हूँ लेकिन मैं इसे सीखूँगा। नेवर गेस टेक्निकल आंसर्स। ओके, कभी भी टेक्निकल आंसर्स को गेस मत करना क्योंकि ये चीज़ गलत होती है। क्लियर, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि आई हैव नॉट वर्क डायरेक्टली विथ दैट बट आई एम फैमिलियर विद द कंसेप्ट एंड आई एम विलिंग टू लुक इट अप एंड अंडरस्टैंड इट। इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। अगर आपसे सामने इंटरव्यू वाला कोई क्वेश्चन पूछ रहा है टेक्निकल और आपको पता नहीं है तो आप डायरेक्टली इस तरह से आंसर दे सकते हो उसे। ओके, उसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाउ डू यू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट ड्यूरिंग इन इंटरव्यू। आप किसी भी इंटरव्यू में अपने प्रोजेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो यूज़ द स्टार मेथड। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। स्टार मेथड में क्या है, पहला सिचुएशन, व्हाट वाज द कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट क्या है उसे देखो। दूसरा क्या है, टास्क, व्हाट वाज योर रोल, आपकी रोल क्या हो उसमें। एक्शन देखो कि व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया उसमें। एंड रिज़ल्ट, व्हाट वाज द आउटकम क्या है। तो ये स्टार मेथड हमेशा फॉलो करना चाहिए, STAR। ये स्टार मेथड बहुत ज़्यादा होता है। पहला होता है सिचुएशंस देखो कि आपकी कंटेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आप कह सकते हो तो टास्क, व्हाट वाज योर रोल, आपकी रोल्स में क्या है। फिर एक्शंस क्या है, आपने क्या किया उसमें। एंड रिज़ल्ट क्या आया उसका। ओके, प्रिपेयर ए 1 मिनट समरी विथ ड्राइंग और फोटो इफ़ पॉसिबल। अगर आपको एक्सप्लेन करना अपना प्रोजेक्ट है जो इंटरव्यू में, तो आप जनरली क्या करते हो, तो 1 मिनट का आप समरी करो या ड्राइंग करो, फ़ोटो करो अगर पॉसिबल हो 1 मिनट के लिए। उसके बाद आप उसको ये कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपसे कि मतलब एक सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही होता है, मैं बता रहा हूँ आपको कि हाउ डू यू डिमॉन्स्ट्रेट कम्युनिकेशन स्किल एज ए सिविल इंजीनियर। सो गिव एग्जांपल फ्रॉम कॉलेज प्रेजेंटेशंस, टीम वर्क इन प्रोजेक्ट्स और कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग और इंटर्नशिप में। एग्जांपल में जैसे इन आवर फाइनल प्रोजेक्ट आई वाज टीम लीड रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग टू द एकेडमिक सुपरवाइज़र एंड कोऑर्डिनेटिंग मटेरियल टेक ऑफ विथ टीममेट्स। तो इस तरह से आप इसका एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है,
देखिए, फाइनल टिप्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू में आपको दे रहा हूँ कि रिव्यू योर रिज्यूम एंड बी रेडी टू एक्सप्लेन एवरी आइटम। आपने जो भी रिज्यूम में आपने उसको दिया है उसको अच्छी तरह रिज्यूम मतलब रिव्यू करो और हर एक आइटम को रेडी रहो एक्सप्लेन करने के लिए। प्रिपेयर आंसर फॉर कॉमन HR क्वेश्चंस। HR की जो भी कॉमन क्वेश्चन होते हैं उसको प्रिपेयर करो। जैसे स्ट्रेंथ आपसे पूछ सकता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी गोल्स क्या है, ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है HR के। तो व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ योर वीकनेस, व्हाट इज़ योर गोल एंड ऑल, तो प्रिपेयर करो उसका भी। कीप योर आंसर्स प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंस बेस्ड। हमेशा जब भी आप अपना आंसर दो टेक्निकल क्वेश्चंस का तो वो एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल आंसर्स दो, ठीक है। क्योंकि आप इफ़ यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू ऑफ साइट इंजीनियर एंड ऑल, तो उसमें क्या होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो प्रैक्टिकल काम आपसे कराएगा। तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि सामने वाला जो इंटरव्यू दे रहा है उसकी भी जो आंसर आए मेरे पास वो प्रैक्टिकल तरीके से आए, ओके। तो कोशिश करना कि प्रैक्टिकल आंसर्स दो, एक्सपीरियंस बेस्ड, ओके। ड्रेस प्रोफेशनली एंड अराइव अर्ली। हमेशा जब भी इंटरव्यू में जाओ तो ड्रेस हमेशा प्रोफेशनली जाओ और कोशिश करो कि जल्दी पहुंचने का, कभी भी लेट मत करना, उससे इम्पैक्ट बहुत ख़राब जाती है। बी ऑनेस्ट, हमेशा ऑनेस्ट रहना। कॉन्फिडेंट एंड कॉन्साइज, ओके। तो इस तरह से जनरली मैंने एक छोटा सा आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू का एक सेक्शंस बनाया था और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं सबको स्टेप वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6, 6 पार्ट में मैंने बनाया है। सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने इसमें दिया है। और भी मैं अब स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो और भी कुछ हायर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जो बंदे को 4 इयर्स का 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं अब स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन बनाऊँगा, ओके। तो मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न E-TAPS फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल विथ कंपनी लाइव प्रोजेक्ट्स अप टू G+30, G+40 एंड मोर, so you can DM me here, okay. So thank you so much.